आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। आज की कहानी भारत की नौसेना के इतिहास की सबसे निर्णायक कहानियों में से एक है। ये कहानी है 1971 के युद्ध की और उस एकमात्र विमान वाहक पोत की जिसने पूरे पूर्वी मोर्चे की तस्वीर बदल दी। इस कहानी का केंद्र है आईएनएस विक्रांत। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब भारतीय नौसेना की स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। उस समय भारत के पास सिर्फ एक ही विमान वाहक पोत था और वो भी नया नहीं था। विक्रांत की मशीनरी सीमित थी, उसकी गति पर कुछ तकनीकी पाबंदियां थीं और युद्ध की स्थिति में उसे एक संवेदनशील लक्ष्य माना जाता था। फिर भी यही जहाज पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भारत का सबसे निर्णायक हथियार साबित हुआ। इस पूरे अभियान को समझने के लिए पहले हमें उस समय की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को समझना होगा। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान के बीच लगभग 1000 मील से ज्यादा का भारतीय भूभाग था। इसका मतलब ये था कि अगर युद्ध होता है तो जमीनी रास्ते से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में पूर्व पाकिस्तान के लिए सिर्फ दो रास्ते बचे थे, पहला समुद्र के रास्ते और दूसरा हवा के रास्ते। भारतीय रणनीतिकारों ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि अगर इन दोनों रास्तों को काट दिया जाए तो पूर्व पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। जमीन पर भारतीय सेना आगे बढ़ेगी, आसमान में भारतीय वायुसेना दबदबा बनाए रखेगी और समुद्र में नौसेना ये सुनिश्चित करेगी कि कोई मदद अंदर न जा सके और कोई बाहर न निकल सके। इस योजना के केंद्र में था आईएनएस विक्रांत। युद्ध शुरू होने से पहले ही भारतीय नौसेना को यह अंदेशा था कि पाकिस्तान विक्रांत को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाएगा। खास तौर पर यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी को इसी मकसद से भेजा गया है कि वो विक्रांत को ढूंढकर नष्ट कर दे। अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय नौसेना की पूरी योजना को बहुत बड़ा झटका लगता। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत ने बेहद समझदारी भरी रणनीति अपनाई। विक्रांत को पूर्वी समुद्री क्षेत्र में तैनात किया गया, लेकिन साथ ही गलत संकेत और भ्रम पैदा करने की कोशिशें भी की गईं ताकि दुश्मन को उसकी सही स्थिति का अंदाजा न लग सके। युद्ध के शुरुआती दिनों में विशाखापट्टनम के पास पीएनएस गाजी के डूबने से विक्रांत पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया। इस घटना ने भारतीय नौसेना को खुलकर और आत्मविश्वास के साथ काम करने की आजादी दे दी। अब विक्रांत का असली काम शुरू हुआ। उसका लक्ष्य साफ था, बे ऑफ बंगाल पर नियंत्रण हासिल करना और पूर्व पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते पूरी तरह से काट देना। नौसैनिक रणनीति में इसे समुद्री नाकाबंदी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जहाज को डुबो दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन को ये एहसास करा दिया जाए कि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है। जैसे ही 3 दिसंबर 1971 को औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ, विक्रांत पर तैनात सी हॉक लड़ाकू विमानों और एलिजे एंटी सबमरीन विमानों ने अपने मिशन शुरू कर दिए। इन विमानों ने पूर्वी पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर लगातार हमले किए। चिटागोंग, कॉक्स बाजार, खुलना और मोंगला जैसे बंदरगाह इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य थे। इन हमलों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे समुद्री तंत्र को पंगु बनाना था। ईंधन के भंडार, गोदाम, जहाज और बंदरगाह की बुनियादी संरचनाएं निशाने पर ली गईं। एक बार नहीं, बल्कि बार बार हमले किए गए ताकि मरम्मत और सामान्य संचालन की कोई गुंजाइश न बचे। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि इन बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई। इसका असर बहुत गहरा था। जैसे ही ये साफ हो गया कि बंगाल की खाड़ी अब भारतीय नियंत्रण में है, व्यापारी जहाजों ने भी इस क्षेत्र से दूरी बना ली। पाकिस्तान की नौसेना के पास पूर्वी मोर्चे पर कोई बड़ी ताकत नहीं थी जो इस नाकाबंदी को तोड़ सके। नतीजा ये हुआ कि पूर्व पाकिस्तान समुद्र के रास्ते पूरी तरह से कट गया। सैन्य विशेषज्ञ अक्सर ये कहते हैं कि आधुनिक युद्ध में दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने से ज्यादा प्रभावी होता है उसे अलग थलग कर देना। विक्रांत ने ठीक यही काम किया। पूर्व पाकिस्तान सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी कट गया। वहां तैनात सेनाओं को यह एहसास हो गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली है और समुद्र के रास्ते कोई निकलने का रास्ता भी नहीं बचा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात थी तीनों सेनाओं के बीच तालमेल। जमीन पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी और समुद्र में भारतीय नौसेना ने पूरा क्षेत्र सील कर दिया था। ये संयुक्त रणनीति पहले के युद्धों से बिल्कुल अलग थी, जहां सेनाएं अक्सर अपने अपने स्तर पर काम करती थी।
जब भारतीय सेना मजबूत मोर्चों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी, तब नौसेना की नाकाबंदी ये सुनिश्चित कर रही थी कि पीछे से कोई अप्रत्याशित मदद आकर हालात न बदल दे। इससे युद्ध का समय कम हुआ और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। ये भी सच है कि विक्रांत पूरी तरह से अजेय नहीं था। उसकी गति सीमित थी और अगर परिस्थितियां अलग होती तो वो गंभीर खतरे में पड़ सकता था। लेकिन पूर्वी समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमित नौसैनिक मौजूदगी और पनडुब्बी खतरे के खत्म हो जाने से विक्रांत को अपेक्षाकृत खुलकर काम करने का मौका मिला। 1971 का ये अनुभव भारतीय नौसेना की सोच को हमेशा के लिए बदल गया। इसने ये साबित कर दिया कि विमान वाहक पोत सिर्फ प्रतीकात्मक ताकत नहीं होते, बल्कि सही हालात में वे पूरे युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। समुद्र से उड़ान भरने वाले विमान सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक असर डाल सकते हैं, बिना जमीन पर मौजूद हुए। दिसंबर के मध्य तक जब भारतीय सेनाएं ढाका के करीब पहुंच गई थीं, तब पूर्व पाकिस्तान पूरी तरह से बाहरी समर्थन से कट चुका था। 16 दिसंबर को हुआ आत्मसमर्पण जमीन, आसमान और समुद्र में भारत की संयुक्त बढ़त का नतीजा था। ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ विक्रांत ने युद्ध जिताया, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उसकी नाकाबंदी के बिना युद्ध कहीं ज्यादा लंबा और जटिल हो सकता था। अगर समुद्र के रास्ते थोड़ी भी मदद या निकासी संभव होती तो भारत की रणनीति को नए सिरे से सोचना पड़ता, लेकिन विक्रांत के अभियानों ने बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र बना दिया। आज 50 साल से भी ज्यादा समय बाद जब भारत नए विमान वाहक पोत शामिल कर रहा है और समुद्री रणनीति पर नए सिरे से चर्चा हो रही है, तब 1971 का ये अनुभव बार बार याद किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि समुद्री नियंत्रण कैसे जमीनी युद्धों को निर्णायक बना सकता है। INS विक्रांत ने 1971 में सिर्फ बम नहीं गिराए, उसने विकल्प खत्म किए, उसने रास्ते बंद किए और उसी ने यह सुनिश्चित किया कि पूर्वी मोर्चे पर दुश्मन के पास न जमीन से, न हवा से और न ही समुद्र से बचने का कोई रास्ता बचे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये कहानी है दूरदर्शिता की, रणनीति की और उस साहस की जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद इतिहास रच दिया। आप सुन रहे थे पाई अनकट हिंदी। ऐसी ही गहराई से समझाई गई ऐतिहासिक और रणनीतिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। ये विश्लेषण उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों और सैन्य आकलनों पर आधारित है।